यस, हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है, उन प्रोसेस को अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इन्हीं के बारे में पढ़ना अपन को इस चैप्टर में। कौन कौन से प्रोसेस जरूरी हैं लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं वो है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको सीखना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड इनटेक करना और उसको यूज लेना जिंदा रहने के लिए। खाना खाना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना ताकि जिंदा रह सकें। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट, यूज करता है। ठीक है। अच्छा, इस न्यूट्रिशन की क्या नीड है भाई? अपन को बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, सबको करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो फूड चाहिए, खाना चाहिए ना। ठीक है। तो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए बॉडी के पार्ट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ग्रोथ हो, रिपेयरमेंट हो बॉडी के पार्ट्स का, सभी में न्यूट्रिशन की नीड है। ठीक बात। तो अपनी बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए वो खाने से मिल जाती है अपन को। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ये सब कहाँ से मिल जाता है? फूड से मिल जाता है। तो इन सभी को क्या बोलते हैं अपन? न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट है, अपने को रिक्वायर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट। विटामिन और मिनरल्स अपने बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए नीड है, डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी का। अच्छा, न्यूट्रिशन दो तरह का है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या है। एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है, फूड खाता है, और उस फूड से एनर्जी मिलती है उसको जिंदा रहने के लिए। बॉडी के सारे काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। खाना खाना इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। और उस खाने के अंदर, फूड के अंदर जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब सबसे पहले अपन देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लें। चलिए, अब अपन देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? प्लांट के अंदर का न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अपना फूड खुद बनाना और फिर उसी से एनर्जी ऑब्टेन करना, इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो अपना फूड खुद बनाती है और फिर उसी से जिंदा रहती है खा के। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ऑटोट्रॉप्स हैं, ये क्या करते हैं? इनके अंदर जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, CO2, वाटर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स एनर्जी के मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट में। इसको इक्वेशन के रूप में अभी अपन देखते हैं। चलो ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बार रीड भी कर लें जो लैंग्वेज लिखी हुई है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में अपन समझेंगे। ठीक है। तो क्या इक्वेशन है वो चीज़ देखिएगा। प्लांट CO2 लेता है, पानी लेता है, सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के साथ क्या बनता है? ऑक्सीजन। दिस इज O2।
ठीक है, ये क्या है, O2 है। अब इसको बैलेंस भी करना आपको, कैसे बैलेंस करेंगे वो देखिएगा। यहाँ 6CO2 काम आएंगे, ये 12H2O काम आएंगे, ये C6H12O6, ये 6O2 बनेंगे, प्लस 6H2O भी और बनेगा। ये कंप्लीट इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इस इक्वेशन को, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। देख लें एक बार, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आपने। 6CO2 प्लस 12H2 gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। मतलब 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और CO2 के कितने मॉलिक्यूल काम आते हैं, 6। चलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी। अब ये जितना भी लैंग्वेज लिखा है इसमें क्या समझाया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। सन की लाइट से क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, मेनली ग्रीन लीव्स में। वहाँ पे ग्रीन कलर का एक सेल ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, जानते हो आप। तो 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल क्या क्या काम आ गया इसमें, CO2 कहाँ से ऑब्टेन होगा, एटमॉस्फेयर से। वाटर रॉ मटेरियल है, कहाँ से ऑब्टेन होगा, सॉइल से। क्लोरोफिल एक रॉ मटेरियल है, वो प्लांट में इनबिल्ट है, लीव्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिले वो भी अपन ने देख लिया है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो अपन ने देख लिया कि क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, ये सब रॉ मटेरियल है। लाइट का सोर्स सन है, मेजर सोर्स है ना। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। CO2 किस पार्ट के थ्रू एंटर करता है, स्टोमेटा नाम के पार्ट के थ्रू, ऐसा आपको पता है। और जो ऑक्सीजन गैस बनाता है प्लांट, वो भी इस स्टोमेटा से ही बाहर निकलता है। पानी कहाँ से लेता है, रूट्स के थ्रू लेता है, सॉइल में से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। हाँ, तो अपन ने सीख लिया, वाटर कहाँ से मिलेगा, सॉइल से, रूट्स के थ्रू लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से, लीव्स के थ्रू लेगा, स्टोमेटा के थ्रू, है ना। और साइड क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम बनता है क्लोरोप्लास्ट, जो मेनली कहाँ होता है, लीफ में। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक बात। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या इवेंट हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। पहला, एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का। देखिए ध्यान से क्या क्या हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा। पहली बात तो ये, जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पहली बात ये हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। होता क्या है, जो पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। उस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। फिर तीसरी स्टेप क्या हो गई, जो हाइड्रोजन बना है 3 स्टेप में जाके हो जाता है।
वो प्लांट ने जो CO2 ले रखा है उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब उससे जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से ये इवेंट हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, ये 3 बातें अपने को लिखनी होती है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वो प्लांट में स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, और ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब करी और उसकी मदद से वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, इसे बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और ये जो लास्ट स्टेप अभी समझाई है, इसमें लाइट की नीड नहीं है, हो चाहे ना हो उसको कोई मतलब नहीं है, बस H2 और CO2 का जुड़ना हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि रात को हो रही है, वो तो दिन में ही रही है, लेकिन लाइट डिपेंडेंट नहीं है। तो एक बार फिर से समझ लें क्या चीज़ बोली गई है। ये चीज़ें समझाई गई, पहली स्टेप समझाई गई कि क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड स्टेप समझाई गई कि वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्लांट के अंदर। जो क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब करी उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं और उससे वाटर का स्प्लिटिंग हुआ। और तीसरी स्टेप क्या समझे कि हाइड्रोजन CO2 से जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। ऐसा आपको सीखने को मिला। ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अच्छे से रीड कर लें। तो कभी इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आ जाए तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपने सीख लिया है। तो लीफ में कहाँ पर ये सारा काम हो रहा है उसका डायग्राम है ये। लीफ में लोअर सरफेस को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं और ऊपर की सरफेस को, ये ऊपर की सरफेस को, ऊपर की स्किन को अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे ये सेल्स हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का सब सेल ऑर्गेनली है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें। ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखेंगे यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, है ना। लीफ के अंदर है, मतलब जस्ट बिलो अपर एपिडर्मिस, इन सेलों के अंदर। उसके नीचे के सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट है। तो लीफ में इतनी सारी जगह क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए लीफ ग्रीन ग्रीन दिखती है ना। ये सब क्लोरोप्लास्ट है, ये गोले गोले जो बना रखे हैं ना। और नीचे लोअर एपिडर्मिस में तुम जानते हो स्टोमेटा होता है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये सारा समझा दिया कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ है। तो लीफ के ऊपर की सरफेस अपर एपिडर्मिस, ध्यान रखिएगा। उस अपर एपिडर्मिस पे एक वैक्सी कोटिंग लगी हुई रहती है, इसे क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये सेल्स हैं, 1 2 ऐसे 3 प्रकार के सेल्स दिख रहे हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट है। तो ऐसा कभी क्रॉस सेक्शन बनाने को आ जाए तो इस तरह से बनाना है, अपर एपिडर्मिस बनाना है, लोअर एपिडर्मिस बनाना है, नीचे की स्किन को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, और बीच में ये 3 प्रकार के बीच के सेल्स बना देना है, इनमें क्लोरोप्लास्ट दिखा देना है। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। स्टोमेटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्टोमेटा लीफ के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं। इसके अंदर ये बीन जैसे पार्ट को बोलते हैं गार्ड सेल।
ये बना ही दिया, क्या बनाया है, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट। और ये बीच में गैप दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, ये स्टोमा, और इसके बाहर ये सराउंडिंग सेल्स हैं, इन्हें बोलते हैं एपिडर्मल सेल। तो लीफ में ऐसे स्किन होती है, उसके बीच बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है। और जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बीच का एक गैप ओपन हो जाता है ताकि CO2 आती रहे, और जब रेस्पिरेशन करते हैं रात को तब ये गैप बंद हो जाता है, जिससे कुड़ जाते हैं गार्ड सेल। तो स्टोमेटा करता क्या है, वो जो पोर्स हैं वो करते क्या है, एक्सचेंज करते हैं O2 और CO2 का। प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर है अगर, तो वो भी वेपर्स के रूप में इनसे ही पोर्स से उड़ता रहता है। और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ऐसे बताया था, ग्रीन कलर के स्पॉट, वो फूड भी बनाते हैं। तो ये स्टोमेटा का फंक्शन है। तो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, इन पोर्स को क्या बोलते हैं अपन, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये सामने डायग्राम दिखा रखा है जिसमें लेबलिंग दिखा रखी है, देखें ध्यान से। ये क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी बना दिया हर एक गार्ड सेल में। स्टोमेटा के बीच का ओपनिंग को स्टोमेटल पोर कहते हैं। ये साइड के सेल एपिडर्मल सेल है। और फोटोसिंथेसिस जब होता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, मतलब इसमें पानी अच्छे से भर जाता है और ये बीच का गैप ओपन हो जाता है, फूड बनता है, तब ऐसा होता है। ठीक है। और जब रात को रेस्पिरेशन करते हैं तो ये सेल इस तरह से फ्लैसिड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और ये गैप बंद हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है एपिडर्मल सेल। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये बाहर के जो सेल होते हैं ना, एपिडर्मल सेल, इनसे वाटर इनके अंदर जाता है, जिसके कारण ये फूल जाते हैं। और रात को जब ये रेस्पिरेशन करते हैं ना, फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं, तब क्या होता है, इनमें जो भरा हुआ पानी है वो वापस एपिडर्मल सेल में आता है, तो इससे सिकुड़ जाते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस कारण हो रही है, गार्ड सेल के कारण। गार्ड सेल सिकुड़ रहा, फैल रहा है, फूलेगा तो ओपन हो जाएगा ये गैप, और सिकुड़ेगा तो ये गैप बंद हो जाएगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। और पानी अंदर आएगा अगर गार्ड सेल के, तो स्टोमेटा फूल जाएगा और बीच का गैप बढ़ जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है। और जब वाटर आउट निकलेगा, रात के समय होता है ऐसा, रेस्पिरेशन जब करता है, फूड का यूटिलाइजेशन होने लगता है, तो स्टोमेटा के बाहर पानी आएगा और एपिडर्मल सेल में जाएगा, और स्टोमेटा इसी कारण सिकुड़ जाएंगे और गैप बंद हो जाएगा। तो सारा काम गार्ड सेल के कारण हो रहा है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट, अच्छे से रीड कर लें, कोई भी डाउट हो तो भेज दीजिए। देख लीजिए अभी जैसे डायग्राम बनाया था, बुक की भी रीडिंग लगाते रहें, डायग्राम वहाँ से देखते रहें अच्छे से। अगर कोई बाई चांस किसी को प्रॉपरली दिख नहीं रहा हो तो बुक में बिल्कुल अच्छे से दे रखे हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। बुक भी खोल के बैठना होता है जब आप क्लास पढ़ रहे हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस, अगला टॉपिक। भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फूड कैसे बनाएगा, फूड नहीं बनाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगी, एनवायरनमेंट की CO2 कैसे हटेगी, इकोसिस्टम कैसे बैलेंस बनेगा। फूड नहीं होगा, प्लांट फूड ही नहीं बनाएंगे तो हार्बीवोर्स को फूड नहीं मिलेगा, कार्निवोर्स सर्वाइव नहीं करेंगे, तो सारी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो बहुत इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का लाइफ चलाने में। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस देख लिया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देख लिया, अब अपन बात करेंगे किसकी,
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसको समझना। एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है फूड के लिए, ठीक है, इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। इसको भी अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासाइटिक। सबसे पहले देखेंगे सेप्रोफाइटिक। ये क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं और फूड को अपनी बॉडी के आउटसाइड ही उन जूसेस से ब्रेक कर देते हैं। और जब फूड ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद वो उसको सक करते रहते हैं। भाई अपन तो क्या करते हैं, खाने को खाते हैं और पेट में जाके अंदर जाके पचता है, अंदर जाके जूसेस उसको गलाते हैं, पचाते हैं। लेकिन जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये क्या करते हैं, ये फूड को आउटसाइड देयर बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर फॉर्म में बदलने के बाद फिर एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी साइज छोटी है ना, कॉम्प्लेक्स फूड नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, और होलोजो पैरासाइटिक देख लो। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट सिंपलर फूड ले लेते हैं, जैसे जुएं, लाइस अगर अपने सर पर आ जाए तो ब्लड सक करती है और ब्लड से सिंपलर फूड मिल जाता है उसको। एक प्लांट पैरासाइट होता है अमरबेल, कसकट्टा भी बोलते हैं, वो प्लांट से चिपक जाती है और प्लांट की जूसेस सक करती रहती है, ठीक है। ऐसे टिक्स नाम का भी ऑर्गेनिज्म होता है जो एनिमल से चिपक जाता है एनिमल बॉडी पर और उसके जूसेस सक करता रहता है, ब्लड सक करता रहता है। तो पैरासाइटिक हो गया, जो दूसरे के लिविंग ऑर्गेनिज्म के जूसेस को सक करके जिंदा रहे। होलोजोइक, इसमें क्या होता है, ये अपने जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में यही मोड होता है। तो डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म फूड खाता है और सब पचाना अंदर ही होता है, ब्रेक डाउन वगैरह, एब्जॉर्ब होना, पूरी बॉडी में फैलना, सब बॉडी के अंदर ही जाते के काम होता है। तो 3 तरह का न्यूट्रिशन हो गया। सेप्रोफाइटिक, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिके एनिमल्स पे डिपेंड रहता है, उनको बाहर ही, बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करके फिर एब्जॉर्ब करता है। पैरासाइटिक, ये डायरेक्ट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जूसेस एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ये फूड लेते हैं, उसको उसका होस्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, HOST। और होलोजोइक क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड खाता है, बॉडी के अंदर जाता है, फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड का ब्रेक डाउन होता है। ह्यूमन बीइंग इसका एग्जाम्पल है। ले लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट और अच्छे से रीड कर लें, अपने सेल्फ नोट्स बना लें। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में समझेंगे। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल्ड। मान लो ये अमीबा बना दिया, इरेगुलर शेप होती है, ध्यान रखिएगा। सपोज करें इसके पास कोई फूड पार्टिकल आया, ये मान लो ये रहा फूड पार्टिकल। तो ये क्या करता है, इसकी बॉडी में क्या चेंज आता है, फूड पार्टिकल को इस तरह से घेरने लग जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को सूडोपोडिया कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि भाई घेरते 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 इतना घेर लेता है, मतलब बिल्कुल कवर ही करने वाला है अब फूड, ये रहा। और फाइनली ये बंद हो जाता है पार्ट, मतलब ये वाली स्टेज आ गई। ये फूड अंदर ही आ गया, ठीक है। तो किसकी मदद से अंदर लिया, सूडोपोडिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसी बॉडी के जो डाइजेस्टिव केमिकल्स है वो इस के अंदर जाएंगे, इस पार्ट को वैक्यूल बोलते हैं, और जाके फूड को गला देंगे, और गलने के बाद पूरी बॉडी में फैल जाएगा फूड, एनर्जी मिल जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फूड को अंदर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, अंदर लेने को इंजेक्शन बोलते हैं,
फिर डाइजेस्टिव केमिकल जो बॉडी के अंदर है वो फूड को ब्रेक करते हैं, इसे बोलते हैं डाइजेशन। फिर धीरे धीरे फूड पूरी बॉडी में फैल जाता है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर उस फैले हुए फूड से एनर्जी मिलती है, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन, और ग्रोथ होती है बॉडी की। और फाइनली वेस्ट बाहर निकल जाते हैं इसके शरीर से, उसे बोलते हैं इजेशन। तो ये जो भी होलोजिक न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप होती है। इंजेशन, फूड अंदर लेना, डाइजेशन, ब्रेक होना, एब्जॉर्प्शन, फूड पूरी बॉडी में फैलना, एसिमुलेशन, जो फूड पूरी बॉडी में फैला है उसको यूज होना, बॉडी के अंदर ग्रोथ होना, और फाइनली वेस्ट उसकी स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं इजेशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, कोई भी डाउट हो मैसेज कर दें। तो देखिए एक बार स्टेप्स भी रीड कर लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अमीबा ingest food by pseudopodia. डाइजेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पूरी बॉडी में फैल जाना। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यूटिलाइज होना, ग्रोथ में, बॉडी के रिपेयर होने में। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब वेस्ट को हटाना, इसे इजेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। अब अमीबा के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ रहे थे अपन। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर। ठीक बात। जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, वो कीप्स ऑन प्रोट्रूडिंग, मतलब उसमें चेंजेस आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, इलॉन्ग होती जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अमीबा सराउंड द फूड पार्टिकल विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ऐसा अपन ने डायग्राम से देखा था और उसको कैच कर लिया। तो ये अपन ने अमीबा बनाया था और ये फूड अंदर कैच हो गया था। इस पार्ट को क्या नाम दे दिया गया है जिसमें फूड अंदर पड़ा हुआ है, इसे वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल। द फूड वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल, वाटर, ये भी है उसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब जाएंगे और ब्रेक डाउन कर देंगे अंदर फूड को। अंदर जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है। अब डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में फैल जाएगा और वेस्ट आके वापस वैक्यूल में भरेगा, और वैक्यूल धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन के पास जाएगा और यहाँ से फट जाएगा और सारा वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो जो वैक्यूल में फूड पड़ा था वो जब पूरी बॉडी में फैल गया, वैक्यूल खाली हो गया, तो वेस्ट भी इसके अंदर आके बढ़ने लगा और धीरे धीरे वैक्यूल मेम्ब्रेन के पास गया और मेम्ब्रेन से टच होते ही बस्ट हो गया और सारे वेस्ट बाहर निकल गए। ऐसा पूरा ही अमीबा में केस हो गया है। देख लें एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे का। चलिए अब अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में। ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होता है सारा काम, देखिएगा। ह्यूमन बीइंग में बहुत बढ़िया एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी मदद से सारा फंक्शन होता है। वेल डेवलप्ड सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज को अपन देखेंगे कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या कहाँ पर पार्ट्स होते हैं। तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू अपन सारी चीज को समझेंगे। ह्यूमन बीइंग में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। पहली चीज तो अपन को ये ध्यान रखनी है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, ध्यान से सीखिएगा। माउथ आता है, ये माउथ
यहाँ पर ये सैलिवरी ग्लैंड होता है टंग के नीचे, ये सलाइवा बनाता है। सलाइवा नाम का जो केमिकल है ये फूड को सॉफ्ट कर देता है। ठीक बात, ध्यान से सुनते जाना। सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा नाम का केमिकल बनाता है जो फूड को सॉफ्ट कर देता है, और फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, अपन खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, वो सलाइवा उसको ब्रेक डाउन करके शुगर में बदल देता है। उस शुगर का नाम माल्टोस है। वापस सुनो एक बार, इस सैलिवरी ग्लैंड ने क्या करा? सैलिवरी ग्लैंड ने क्या बनाया? सलाइवा बनाया। सलाइवा ने क्या करा? फूड को लुब्रिकेट करा, सॉफ्ट कर दिया। और इसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेस, वो क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है और उसको बदल देता है शुगर में, और शुगर का नाम है माल्टोस। तो माउथ में ये चीज हो रही है, स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया, माल्टोस बन रहा है। ठीक बात, यहां तक समझ में आया होगा तुम्हें? चलो, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड। अब इसके आगे ये लंबी सी ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। ये फूड पाइप रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है और फूड को आगे पुश करती है ताकि फूड यहाँ से नीचे जाए। अच्छा, माउथ में टंग भी होता है जो फूड को निगलने में, स्वेलो करने में मदद करता है। तो फूड पाइप से आप सीखे होंगे, फूड पाइप क्या है? एक ट्यूब है, ईसोफेगस भी बोलते हैं। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है और फूड को आगे पुश करती है। ठीक बात। तो मैं इसको शॉर्ट में ओ लिख देता हूँ, तो समझ गए होगे, ओ से ईसोफेगस, ये एस जी सैलिवरी ग्लैंड, ये एम माउथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हैं तो एक मस्कुलर ऑर्गन आता है, इसका नाम तो आपको पता होगा, स्टमक। दिस इज स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। इसमें एक केमिकल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जर्म्स को मार देता है और फूड को एसिडिक बना देता है। इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो एसिड की प्रेजेंस में एक्टिव होके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और एक केमिकल और बनता है, उसे बोलते हैं म्यूकस। ये जली जैसा सब्सटेंस होता है जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से, बर्न नहीं होने देता। ठीक है, फिर से समझ लो। स्टमक, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। उन गैस्ट्रिक जूस में 3 मैंने एग्जांपल अभी बताए हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl जर्म्स को मारता है, पेप्सिन क्या करता है? एसिड की प्रेजेंस में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस नाम का सब्सटेंस इसकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज नहीं होने देता एसिड से। ठीक बात।
तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये स्टमक के बारे में जानकारी आपको दे दी गई है। उसके बाद यहां पर एक पार्ट होता है, लीफ लाइक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। ये पैनक्रेटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है? पैनक्रेटिक जूस। ये करता क्या है? इसमें एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एक एंजाइम होता है लिपेज, लाइपेज भी बोल देते हैं, ये फैट्स को और गलाता है। वापस समझ ले, पैनक्रियाज एक लीफ जैसा पार्ट है, उसके जूसेस जाएंगे इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस पतली ट्यूब को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और यहाँ जाके प्रोटीन्स को और गलाएंगे। गलाना मतलब डाइजेस्ट करना, और लाइपेज क्या करेगा? फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। तो पैनक्रियाज का फंक्शन आ गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। और एक ग्लैंड है, यहां पर एक ग्लैंड और है जो अपने जूसेस भेज रहा है, उसका नाम है लिवर। ऐसा मशरूम जैसी शेप का है। ये लिवर जो है बाइल जूस बनाता है, BILE, बाइल। ये बेसिक मीडियम में काम करता है ना, बेसिक मीडियम जनरेट करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस बेसिक मीडियम में काम करते हैं, मतलब बाइल जूस की प्रेजेंस में काम करेंगे इस पैनक्रियाज के जूसेस। ये बाइल जूस क्या करता है? ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। भाई लिवर जो जूसेस बना रहा है वो भी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर पड़े हुए फैट्स को इमल्सिफाई करेंगे। इमल्सिफाई मतलब बड़े टुकड़ों को ब्रेक कर करके छोटा टुकड़े में बदलेंगे, ताकि पैनक्रियाज के जूसेस उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। ये पार्ट को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये इकट्ठा करता है बाइल जूस को। देख लें एक बार अच्छे से। लिवर का फंक्शन फिर समझ लेते हैं। ये बाइल जूस बनाता है, इससे फैट्स इमल्सिफाई होते हैं, मतलब बिग मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये इंटेस्टाइन कहते हैं, इस पतली ट्यूब को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। यहाँ पे अलग से बना देते हैं, ये ऐसी पतली पतली ट्यूब है, इन्हें क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। इन्हीं में सारा इसके आगे बना रखा है ना, इन्हीं में सारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो अच्छे से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक बात। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाई गई इस तरह से पतली पाइप्स, नैरो पाइप है, इसी के आगे कुछ बड़े पाइप भी स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से, ब्रॉड। ये जो ब्रॉड है इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन समझेंगे अभी अपन।